नमस्कार दोस्तों, अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स शुरू कर रखा है, जिसमें संपूर्ण भूगोल का जो फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज है वो अपन कोर्स है अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप जरूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल और अधिक से अधिक जो लाभ है आप प्राप्त करें और संपूर्ण कोर्स ज्योग्राफी का आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो ज्योग्राफी के टॉपिक है वो सारे अपन क्लियर करके आपको बताएंगे। इसके लिए तो आप देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज अपन अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं, वो टॉपिक आज का रहेगा महासागरीय जल का तापमान। दो प्रकार से हम उसको देखते हैं, ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज महासागरीय तापमान जो है, जल का तापमान है, उसको किस रूप में अपन देखते हैं। तो देखें, महासागरीय जल का तापमान पृथ्वी पर सभी जगह भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी पर सभी जगह भिन्न भिन्न होता है। डाल दे, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होने के पीछे कारण क्या है कि इसमें 4 बिंदु प्रमुख होते हैं। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें प्रमुख रूप से जो कारक है वो निम्न प्रकार के हैं। जैसे कि सबसे पहले है अक्षांश। अब कोई महासागर है, किस अक्षांश पर अवस्थित है, यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई, जैसे यह हमारा ग्लोब है। अब कोई महासागर इस अक्षांश में यहां अवस्थित है तो उसका तापमान है वो कम पाया जाएगा, और यदि कोई महासागर इस भाग में अवस्थित है तो उसका तापमान अधिक पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पहले वाले वीडियो में बताया था अपन ने कि सौर विकिरण जो है करक और मकर रेखाओं के मध्य में, ठीक है ना, इसकी आभासी गति ज्यादा होती है, सीधी पड़ती है करक और मकर रेखाओं के क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध में, इसीलिए यहाँ पे तापमान अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अक्षांश स्थिति यानी महासागर की स्थिति किस जगह पे, यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है या इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में। हालांकि जो अधिक तापमान दर्ज किए जाते हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में, विषुवत रेखा पर नहीं होते, बल्कि उपोष्ण कटिबंध में मुख्य रूप से 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में उच्चतम तापमान दर्ज किए जाते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक तापमान पाए जाते हैं। तो महासागर के तापमान के लिए महत्वपूर्ण है उसका अक्षांश, उसको प्रभावित करता है। तो दूसरा बिंदु जो है वो है पवनें। हवाएं भी क्या करती है, महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि उष्ण प्रदेश से, उष्ण कटिबंध से चलने वाली पवनें गर्म होती है। ठीक है, और वो गर्म होती है तो क्या करती है, यहां से चलने वाली पवन जब ध्रुव की ओर चलेगी तो जिन महासागरों से होकर गुजरेगी वहां के तापमान को बढ़ा देगी। ठीक है, इसी प्रकार शीत या ध्रुवीय प्रदेश से चलने वाली पवन, ध्रुवीय प्रदेशों से चलने वाली पवन क्या करेगी, यहां से इधर से कोई पवन आएगी ध्रुवों से इधर, तो वो क्या करेगी, तापमान को घटा देगी। इस प्रकार से पवनें भी क्या करती है, किसी भी क्षेत्र के महासागर के जल के तापमान को प्रभावित करती है, किसी भी महासागर के जल के तापमान को प्रभावित करती है। तीसरा बिंदु, तीसरी चीज जो है वह है धाराएं। धाराएं मुख्य रूप से महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित, धाराएं 2 प्रकार की होती है, एक तो गर्म जल धारा, एक होती है ठंडी जल धारा। टॉपिक लेंगे अपन महासागरीय जल का संचलन, उसमें अपन इसको भी देखेंगे। ठीक है,
उष्ण प्रदेश, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है अपने, यहाँ से चलने वाली धाराएं जो होती है जब वो उत्तर की ओर जाती है, चूंकि ये गर्म पानी को, गर्म जल को ले जाती है उत्तर की ओर, तो क्या करती है कि उत्तर के ओर चलने पर यह महासागरों के तापमान को बढ़ा देती है। और उत्तर से दक्षिण की ओर कोई धारा आती है तो वो क्या करती है, महासागर के तापमान को घटा देती है। तो धाराएं भी क्या करती है, दो प्रकृति की होती है, गर्म और ठंडी। जो धाराएं भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय प्रदेश से चलती है, जैसे कि प्रति विषुवत रेखीय है, उत्तरी विषुवत रेखीय है, भाग से चलने वाली उत्तरी गोलार्ध की धारा है, दक्षिण गोलार्ध की है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, 3 महासागरों में ही प्रमुख रूप से धाराएं चलती है। वो जो आर्कटिक है उसमें और जो अंटार्कटिक जो है उस भाग में धाराएं लुप्त रहती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जमे रहते हैं। तो ये धाराएं क्या करती है, जहां से जाती है, तो यदि उष्ण प्रदेश से जा रही, गर्म होगी तो उत्तर की ओर जाएगी तो तापमान को बढ़ा देती है, और उत्तर से आती है तो घटा देती है। जैसे कि यदि एक गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से चलती है, गल्फ स्ट्रीम धारा चलती है यहाँ से, तो आगे ये क्या करती है, अमेरिका का जो पूर्वी तट है ये, यहाँ के तापमान को, आसपास के महासागर तापमान को बढ़ा देती है। इसके अलावा उत्तर से एक यहाँ धारा आती है लेब्राडोर, ठीक है, ये लेब्राडोर क्या करती है, यूरोप का जो पश्चिमी तट है उसके आसपास के अटलांटिक महासागर तापमान को घटा देती है। इस प्रकार से ये धाराएं जो है किसी प्रदेश विशेष के महासागर के तापमान को प्रभावित करती है। तीसरा आ गया धारा पवन अक्षांश। ये प्रमुख बिंदु है जो किसी प्रदेश विशेष के महासागर है उसके तापमान को घटा या वो बढ़ा देती है। एक बिंदु और है, वो है स्थल और जल का वितरण। चौथा बिंदु है स्थल व जल का वितरण, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे अपन देखें, यदि अपने मानचित्र में अपन इस चीज को पाएंगे कि जो अपना उत्तरी गोलार्ध है, यदि अपन मानचित्र में देखें ध्यान से तो अपन पाएंगे कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इस भाग में स्थलखंड ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलखंड ज्यादा है, और दक्षिण गोलार्ध में स्थलखंड बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें स्थलखंड दक्षिण गोलार्ध में तो कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा है। तो स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होने के कारण महासागर के जो तापमान है उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं और ये गर्म स्थलखंड अपने आसपास के महासागर के तापमान को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो विस्तृत क्षेत्र यदि जलीय है वो दक्षिण गोलार्ध में है तो इनका तापमान सदैव कम पाया जाता है बजाय किसके, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा होने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा देते हैं। क्यों? स्थलखंड का स्वभाव होता है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। उसी प्रकार से जल का स्वभाव होता है कि जल्दी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो 4 महत्वपूर्ण इसके बिंदु है, अक्षांश, सनातनी पवने, धाराएं और स्तर और जल का वितरण। यह किसी प्रदेश विशेष के तापमान को, किसी प्रदेश के महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु, अब तापमान का वितरण अपन देखते हैं। तापमान का वितरण, यदि हम इसका वितरण देखें तो सबसे पहले यदि अपन देखें ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में यदि अपन देखें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि महासागर की ऊपरी सतह का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है? लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है औसत तापमान। महासागर की सतह का औसत तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये महासागरों का औसत तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अपन यदि देखें तो जो महासागर का भाग उष्ण कटिबंध में है
उष्ण कटिबंध में है उसका तापमान जो है वो कम या अधिक हो सकता है, तो उष्ण कटिबंध में उसका तापमान अधिक होगा, क्योंकि अपन पहले ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो उष्ण कटिबंध की बात बाद में करेंगे, क्षैतिज में करेंगे। 3 परतें, यदि अपन ऊर्ध्वाधर की बात करें हैं तो महासागर में तापमान में 3 परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी, का तापमान मुख्य रूप से जो उष्ण भाग है उनमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। उष्ण कटिबंध में उष्ण भागों में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। ठीक है, ऊपरी परत में। और यह जो परत है, यह परत मुख्य रूप से 400 किलोमीटर की गहराई तक होती है। कितनी तक होती है? 400 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है ऊपरी परत। इसका औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है। ये परत है, ये 400 तक, 0 से लेकर 400 तक इसका औसत तापमान कितना है? लगभग 20 से 24 के बीच में, 25 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसमें तापमान बहुत ही कम गिरता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन बहुत कम होता है। लेकिन इसके बाद में ये पहली परत है, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत है। मैंने डायग्राम बना दिया पहले, इसलिए ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट भी हो जाए और आपकी MB वगैरह वो भी ज़्यादा ना लगे, टाइम भी आपका वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, अगला बिंदु, पहली परत 400 मीटर की गहराई तक है। इसमें तापमान प्रवणता कम पाई जाती है। इसमें ताप प्रवणता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, दूसरी परत, ऊर्ध्वाधर वितरण देख रहे हैं अपन। दूसरी जो परत है, यह प्रथम परत थी, अब दूसरी परत देखिए। तापमान की महासागर में जो सतह है उसके तापमान की दूसरी परत प्रथम के नीचे पाई जाती है, प्रथम के नीचे पाई जाती है। चूंकि आपको पता है कि ऊपरी परत का तापमान ज्यादा है, उससे नीचे की परत का तापमान कम होगा, क्योंकि सौर विकिरण जल में अधिक गहराई तक प्रवेश कर नहीं पाती है। तो सौर विकिरण तो क्या करती है? महासागर की ऊपरी सतह के तापमान को बढ़ा देती है। तो दूसरी परत उसके नीचे पाई जाती है। और यह मुख्य रूप से, यह परत मुख्य रूप से 500 से 1000 मीटर के आसपास में होती है। 500 से 1000 मीटर के बीच पाई जाती है। इस परत में जो दूसरी परत है, इस परत में इस परत में ताप प्रवणता सर्वाधिक होती है। ताप प्रवणता सर्वाधिक होती है, अर्थात इसमें तापमान गिरावट बहुत ज्यादा होती है। देखो यहां से गिरावट शुरू हो गई है, 1000 मीटर तक कहां तक आ गया है? 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। पहले 20 था, 22 सेंटीग्रेड के आसपास में था यहां तक, और उसके बाद में गिर करके कहां गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसमें देखो ऊपरी डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान है और ये मीटर में गहराई है महासागर के जल की। ठीक है, तो यहाँ 4 के आसपास तो बहुत ज्यादा गिरा, इसीलिए यहाँ ताप प्रवणता का मतलब है तापमान में गिरावट। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए इस परत को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोक्लाइन होती है। इस कारण इस परत को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोक्लाइन कहा जाता है, जिसकी गहराई कितनी होती है?
500 से 1000 मीटर के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, ये दूसरी महत्वपूर्ण परत है। अब इस परत के नीचे तीसरी परत पाई जाती है, यानी दूसरी परत के नीचे तीसरी परत होती है। ठीक है, और ये तीसरी परत जो है वो 1000 मीटर से सागर की अंतिम तली तक होती है। ठीक है, सागर की अंतिम तली तक होती है। और गहराई में अपन जो जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, और एक निश्चित दूरी है नहीं कि यहाँ के बाद इतना तापमान रहेगा, यहाँ के बाद इतना तापमान रहेगा। थर्मोक्लाइन के बाद में तापमान है गिरने की दर थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन तापमान कम होता चला जाता है। ठीक है, और काफ़ी गहराई तक तापमान है जो है वो बहुत कम होते होते कम चला जाता है, यानी कम होते होते चला जाता है। इसमें क्या होता है, जो तापमान एक परत से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गया है, इसकी ये 7 के कारण पूछ लेते हैं बहुत बार किताब की ये जो गति होती है एक परत से दूसरी परत में, दूसरी से तीसरी में जल की परतें गर्म हो रही है तो किस कारण से होते हैं, तो 7 के कारण ऐसा होता है। ऐसा होता है किसके कारण, 7 के कारण, यानी एक परत से दूसरी परत में, दूसरी से तीसरी में जो ताप आगे अग्रसर हुआ है वो 7 के कारण होता है। ठीक है ना, 3 बिंदु में बताए थे, चालन, संवहन और अभिवहन। वायुमंडल के तापमान के लिए तो वायुमंडल में एक परत से दूसरी परत में तापमान चालन कहलाता था, समकोण लंबवत तापमान की गति होती थी उसको संवहन कहा गया था। तो ये संवहन के कारण महासागरीय तल जो तापमान है उसमें ऊर्ध्वाधर आगे परिवर्तन होता चला जाता है। इस प्रकार से 3 तरह की परतें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज महत्वपूर्ण हो रहा है, तो तीसरी परत है उसमें महासागर के आयतन का, महासागर के जल के आयतन का 90% भाग, कितना भाग, 90% भाग थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके आयतन का कितना परसेंट भाग, 90%। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछ ले कि थर्मोक्लाइन के नीचे महासागर का कितना परसेंट भाग है, तो 90% भाग ही थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। तो ये था तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान का क्षैतिज वितरण देखते हैं। क्षैतिज में देखिए क्या होता है, इसको यदि अपन पृथ्वी मान लें तो ये अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये आर्कटिक वर्त, ये कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वर्त, ये उत्तर ध्रुव है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये अंटार्कटिक वर्त, मकर रेखा, और ये दक्षिण ध्रुव है, साउथ नॉर्थ। तो इस प्रकार से यदि अपन देखें तो क्षैतिज वितरण अपन देखें तापमान का, महासागर के तापमान का क्षैतिज वितरण है। जैसा कि प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर आपने देख लिया था कि जो भाग, इस भाग में, जो महासागर इस भाग में अवस्थित होगा उष्ण कटिबंध में, यहां से यहां तक, ठीक है, उष्ण कटिबंध में अवस्थित होगा, उसका तापमान अधिक पाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी आती है तो ये तापमान यहाँ के महासागरों का बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है।
तो क्षितिज में अपन ने देखा है महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अपन देखें कि एक तो उष्ण कटिबंध के महासागरों का तापमान, उष्ण कटिबंध के महासागरों का तापमान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। कितना क्या ज्यादा होता है यदि अपन देखें तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 20 डिग्री अक्षांश पर 20 डिग्री अक्षांश पर जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट पहलू है। 40 डिग्री अक्षांश के आसपास क्षैतिज बढ़ रहे हैं उत्तर दक्षिणी की ओर, तो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास में तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रहता है। ठीक है ना, 40 डिग्री के आसपास में यह 14 डिग्री पहुंच जाता है। और यदि अपन ध्रुव पे पहुंचे, ध्रुवों पर तापमान महासागरों का है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये तो नीचे रहता ही यहाँ पर, तो ये जो है 20 डिग्री, यहाँ पे जो तापमान है यहाँ लगभग कितना रहता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में यहाँ मध्य अक्षांश पर यह हो जाता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड औसत, और यहाँ शून्य हो जाता है। तो जो जो अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तापमान में गिरावट आएगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है तापमान का। बहुत सारे क्वेश्चन यही सोल्व हो जाते हैं, और लगभग आपको पता ही होगा कि 55% जो सिलेबस होगा फर्स्ट ग्रेड का 55% जो सिलेबस ज्योग्राफी का होगा वो सीनियर लेवल का होगा। ठीक है ना, सीनियर लेवल का होगा। यहाँ तक के कोर्स में से 55% सिलेबस आएगा। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शेष जो है वो जैसे 35% के आसपास में रहेगा अपना यूजी लेवल का, 10% पीजी लेवल का सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अपने को यहाँ से इन छोटे छोटे बिंदुओं से अपना कोर्स कवर करने की कोशिश करनी है, और लगभग आप कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि हम पर जितने गाइडों में डूबेंगे उतने ही पिछड़े चले जाएंगे। बिना मतलब का मैटर दे दिया गया होता है जिसका कोई तुक ही नहीं होता अपने सिलेबस से। हालांकि आपको मैंने सिलेबस अभी नहीं डाला है, मैं कोशिश कर रहा था कि आरपीसी इसका सिलेबस है, वैकेंसी जल्द आ रही है तो डाल दे, अपडेट करके मैं डालना चाह रहा था। लेकिन ये बकाया जो सिलेबस पीछे का है उसके बेस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जो ये सिलेबस है पीछे वाला उसको भी एक बार मैं आपको अपडेट करवाऊँगा। ठीक है ना, तो अपन बात करें ध्रुवों की ओर 0 हो जाता है। यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो प्रति अक्षांश से तापमान में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी दर्ज की जाती है। इस दर से तापमान गिरता है। कितनी है, महत्वपूर्ण है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आधा डिग्री हो गया लगभग। तो प्रति अक्षांश कितना गिरता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो गिर जाता है। ठीक है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, यह उत्तरी गोलार्ध है तो यहाँ का औसत कितना होता है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दक्षिणी जो गोलार्ध है यहाँ का औसत कितना होता है,
16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान, औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना है? दक्षिणी गोलार्ध का 16। अब इसमें फर्क क्यों है? इसका 19, इसका 16। तो मैंने पहले चर्चा की थी, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक है। स्थलखंड अधिक है, स्थलखंड अधिक होने के कारण क्या होता है? स्थलखंड जल्दी गर्म होता है और उसका असर क्या होता है? महासागरों के तापमान पर भी पड़ता है, तो महासागरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में औसत तापमान 16 क्यों है? इसका कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है, तो बड़ा विस्तृत जल क्षेत्र होने के कारण इसका तापमान है वो कम पाया जाता है, औसत तापमान कम पाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु में और बता देता हूँ। एक है उष्ण कटिबंध के स्थलरुद्ध, ठीक है, महासागर, यानी चारों ओर से स्थलखंड से घिरे हुए महासागरों का तापमान, यदि वो कहाँ पे हो? उष्ण कटिबंध में हो, का तापमान ज्यादा होता है बजाय किसके? ध्रुवों के स्थलबद्ध महासागरों की अपेक्षा। ठीक है ना? स्थलबद्ध महासागरों की अपेक्षा, यानी ध्रुवों पर यहाँ कोई स्थलरुद्ध है, चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हुआ, तो उसका तापमान कम पाया जाएगा। और यहाँ कोई स्थल भूमध्य रेखीय प्रदेश में या उष्ण कटिबंध में कोई स्थलरुद्ध है महासागर, तो उसका तापमान ज़्यादा पाया जाएगा। प्रमुख सा कारण है क्योंकि स्थलखंड गर्म होता है, सूर्य किरण सीधे प्राप्त करता है, तो तापमान को बढ़ा देता है, और ये स्थलखंड ठंडा होता है, वही स्थलखंड जल्दी ठंडा होता है, तो महासागरीय तापमान को भी गिरा देता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना तापमान का क्षैतिज, और इससे पहले अपने देख लिया महासागर के तापमान का ऊर्ध्वाधर। बड़े महत्वपूर्ण बिंदुज है, जैसे 20 डिग्री पर औसत तापमान है, 40 पे औसत है, ध्रुव पर है। ठीक है, तो जैसे उत्तरी गोलार्ध के महासागर में तापमान औसत 19 है, दक्षिणी गोलार्ध के ये 16 है, तो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अपन देखें फर्स्ट ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस के लिए आप हमारे मिशन ज्योग्राफी चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का फायदा हो।